इस वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में विजयालय द्वारा की गई थी। सेकेंड वाला है, हम्पी के खंडहारों को वर्ष 1800 में कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। थर्ड वाला है, विजयनगर साम्राज्य बहमानी साम्राज्य के उत्तर में स्थित था। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। इसमें केवल एक सही है। कौन सा वाला, सेकेंड वाला। लेकिन जो हमारा फर्स्ट और थर्ड इसमें रोंगे। जो इसमें फर्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में हुई थी, लेकिन किसके द्वारा, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट इसमें सही नहीं है। अब जो थर्ड वाला है, विजयनगर साम्राज्य बहमानी साम्राज्य के दक्षिण में स्थित था, ना कि उत्तर में। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट और थर्ड सही नहीं है, ओनली इसमें सेकेंड वाला सही है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा केवल एक, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने वर्ष 1336 में की थी, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला वो सही नहीं है। अब हमारा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान भारत के कर्नाटक में स्थित है। हेम्पटन जो खंडहरों को वर्ष 1800 में कर्नल कोलिन मैकेंजी नामक इंजीनियर और पुरातात्विक द्वारा प्रकाश में लाया गया था, इसलिए हमारा जो सेकंड वाला है वो सही है। विजयनगर साम्राज्य बहमानी साम्राज्य के दक्षिण में स्थित था, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही नहीं है। विजयनगर साम्राज्य पारीदीपी और दक्षिणी भारत के दक्कन क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था। बेमनी जो सतलंत तुंगभद्रा नदी के उत्तर में स्थित थी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ राजवंश दे रखे और कुछ उनके संस्थापक दे रखे। जैसे कि हमें दे रखा है सगमा, वीर नरसिम्हा, सेकेंड दे रखा है सलुवा, तिरुमाला, थर्ड दे रखा है तुलुवा, हरिहर बुक्का। हमें इसमें से बताना है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो जो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है। इसमें जो हमारा दे रखा है यहाँ पर जो सगमा है, सगमा किसका है, हरिहर और बुक्का का। ठीक है, और जो सलुआ है, सलुआ किसका है, वीर नरसिम्हा का। ठीक है, और जो थर्ड दे रखा है इसमें तुलुआ, तो तुलुआ किसके द्वारा है ये, तो वीर नरसिम्हा के द्वारा, इसलिए इसमें से हमारा कोई भी सही सुमेलित नहीं है। विजयनगर साम्राज्य और कुछ उनके 4 राजवंशों जो शासन थे उनके बारे में दे रखा है, जैसे कि राजवंश, उनकी अवधि, उनका संस्थापक और उनकी टिप्पणी। ठीक है, सगमा है सबसे पहले, तो ये कब से था, 1336 से लेकर के 1485 तक। और कौन इनके संस्थापक थे, हरिहर और बुक्का। सलुआ है यहाँ पर 1485 से लेकर 1505 तक, सलुआ नरसिम्हा। ठीक है, अब दे रखा है तुलुआ, तुलुआ है 1505 से 1570, तो ये कौन है, वीर नरसिम्हा। अरविदु ये 1570 से 1650 तक, तिरुमाला। ठीक है, इसलिए हमारे इसमें से कोई भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, निकोलो डी कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम ने के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। सेकेंड वाला है, अब्दुल रजाक ने देवराय द्वितीय के समय भारत में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। थर्ड वाला है, डोमिंगो पेश और डुआर्टे बारबोसा ने कृष्ण देव राय के समय में विजयनगर का दौरा किया था। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित है, कितने सत्य हैं। ठीक है, तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें तीनों ही सही है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान विदेशी यात्री इतालवी जो खोज करता है, व्यापारी और लेखक निकोलो डी कॉन्टी ने देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान 1420 ईस्वी में भारत का दौरा किया था, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला वो सही है। अब्दुल रजाक एक इस्लामी विद्वान और इतिहासकार थे, जिन्होंने संगमा वंश के सबसे महान शासक देवराय द्वितीय के समय भारत में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला वो भी सही है। पुर्तगाली यात्री जो है डोमिंगो पेश और डुआर्टे बारबोसा ने कृष्ण देव राय के समय में विजयनगर राज्य का दौरा किया था। ठीक है, इसलिए हमारा थर्ड वाला भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में कुदिराई चेटिस से शब्द का तात्पर्य है, तो हमें इसमें से बताना है कौन सा वाला इस शब्द का तात्पर्य है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी, घोड़ा व्यापारी। इस जो शब्द का तात्पर्य वो किससे, घोड़ा व्यापारी से। ठीक है, कुदिराई चेटिस का जो तात्पर्य घोड़ा व्यापारी से है।
इसलिए जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सही होगा। विजयनगर साम्राज्य के समय में कुदिराई चेट्टी नामक स्थानीय व्यापारी समुदाय अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात करके उनके व्यापार में संलग्न था। ठीक है, घोड़े का आयात करते थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित विद्वान पर विचार करना है हमें। यहाँ पर दे रखा है अल्लाह सानी जो पैदाना है उनके वो दे रखा है, ध्रुव जति दे रखा है, तेनाली रामकृष्ण। इसमें से हमें बताना है कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज के रूप में सुशोभित थे। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी। जो सभी तीनों ही है अल्लाह सानी, पैदाना जो है, ध्रुव जति और तेनाली रामकृष्ण, ये तीनों किसके, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज के रूप में सुशोभित थे। ठीक है, इसलिए इसका हमारा आंसर सी सही होगा। अष्ट दिग्गज सम्राट जो कृष्ण देव राय के दरबार के अष्ट महान तेलुगु विद्वान और कवियों को दी गई सामूहिक उपाधि है। ये विद्वान थे अल्लाह सानी, पैदाना, नंदी, थिम्माना, मदेगरी, मल्लाना, ध्रुवजति और पिंगली शुराणा और सम राजा भूषणडू भुट्टू मूर्ति, तेलानी रामकृष्ण। इसलिए जो हमारा सही सी वाला सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ बहमनी साम्राज्य दे रखे हैं और उनके कुछ राजवंश दे रखे हैं। इसमें हमें बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, बरार, इमाद शाही। सेकंड दे रखा है बीजापुर, निजाम शाही। थर्ड दे रखा है गोलकुंडा, कुतुब शाही। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, केवल इसमें दो सही है हमारे। कौन कौन से, बरार जो है इमाद शाही से और गोलकुंडा कुतुब शाही से। लेकिन जो हमारा बीजापुर है वो किसका है, बीजापुर है हमारा आदिल शाही। किसका है, आदिल शाही का है। ठीक है, इसलिए हमारा जो इसमें सेकंड वाला है वो सही नहीं है। इसका है सेकंड वाले का आदिल शाही बीजापुर। ठीक है, बहमानी साम्राज्य के 5 राज्यों में विभाजन, राज्यों राजवंश। ठीक है, बरार, इमाद शाही, बीजापुर, आदिल शाही, अहमदनगर, निजाम शाही और गोलकुंडा जो है कुतुब शाही। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर दे रखा है INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक जो है पोत है। सेकंड दे रखा है मिलन अभ्यास 2024 भारत और बांग्लादेश के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसमें से हमें बताना है कितने सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें हमारा केवल एक ही सही है। वो कौन सा, फर्स्ट वाला सही है। लेकिन जो हमारा पहला वाला हैगा ये कौन सा है हमारा, इसमें बहुपक्षीय अभ्यास है और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत रक्षा विनिर्माण आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही है। मिलन 2024 पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में विशाखापट्टनम में आयोजित द्विवर्षीय बहुपक्षीय नौसैनी अभ्यास था, जो कौन सा 12वां संस्करण है। मिलन का मुख्य उद्देश्य मित्रवत नौसेनाओं के बीच पेशेवर संपर्क को बढ़ाना और समुद्र में बहुपक्षीय बड़ी नौसेना के संचालन में अनुभव प्राप्त करना है। इसका प्रारंभ कब, 1995 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुई। इसमें संस्करण में इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेनाओं ने भाग लिया है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, यह वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी करता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1990 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में की गई थी। सेकंड वाला हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE और FATE गैलिक जो है ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। हमें इसमें से बताना है कौन सा है, कितने सही है। तो इसका भी हमारा क्या आंसर होगा, केवल एक। इसका भी हमारा जो फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। इसमें इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी करता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1990 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच के और विकास करना था। ठीक है, किसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपाय थे इसमें, और इसकी जो विकास करना था वो था इसमें। अमेरिका पर 9 से 11 के हमलों के बाद वर्ष 2001 में FATF ने आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की
ग्रे सूची से हटाने से निवेश परिदृश्य खास करके जो भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी में सकारात्मक परिवर्तन होने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सेकंड वाला वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, अनुसंधान और विकास R&D के संबंध में भारत का परिव्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास पर भारत का व्यय बढ़ा है। सेकेंड वाला, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 का लक्ष्य अनुसंधान तथा विकास GRD पर सकल व्यय को भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाना है। थर्ड वाला, अधिकांश विकसित देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% से 4% के बीच अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित करते हैं। तो हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, केवल 2। इसमें जो हमारा सेकेंड और जो थर्ड है वो सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो इसमें सही नहीं है। इसमें जो वे है वो क्या हुआ है, घटा है, ना कि बढ़ा है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अनुसंधान और विकास R&D के संबंध में भारत का व्यय प्रतिव्यय। ठीक है, भारत का जो अनुसंधान और विकास व्यय जो है दे रखा है, भारत का जो परिव्यय है इसमें 2020 और 21 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.64% हो गया है। जो वर्ष 2008 और 2009 में कितना 6.8% और वर्ष 2017 और 18 में कितना था 0.7% था। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। सरकारी अभिकरणों द्वारा अनुसंधान और विकास परिव्यय बढ़ाने हेतु आह्वान किया एक चिंताजनक विषय है। आह्वान किया जा रहा है किंतु इसका समाधान नहीं है, क्योंकि यह एक चिंताजनक विषय है। वर्ष 2013 में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति बनाई गई, जिसका लक्ष्य अनुसंधान तथा विकास पर सकल व्यय का घरेलू उत्पाद 2% तक बढ़ाना था। यह लक्ष्य वर्ष 2017 और 18 के अनुसार अधिक सर्वेक्षण में पुनः निर्धारित किया गया था। कब, 2017 और 2018 के। ठीक है, हालांकि R&D परिव्यय में हुई कमी के कारण स्पष्ट नहीं है कि इसके संभावित कारकों में सरकारी अभिकरणों के बीच अपर्याप्त समन्वय और अनुसंधान एवं विकास परिव्यय को प्राथमिकता देने के लिए सुदृढ़ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है। विकसित देशों का अनुसंधान एवं विकास व्यय, तुलनात्मक रूप से अधिकांश विकसित देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% से 4% के बीच अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हमें यहाँ पर कुछ गतिविधियां दे रखी है। कृषि गतिविधि, पशुपालन, बायोमास दहन। हमें इसमें से बताना है नाइट्रोजन प्रदूषण के स्रोत है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। ये तीनों ही कृषि गतिविधियां, पशुपालन और बायोमास दहन, ये तीनों किसके, नाइट्रोजन प्रदूषण के स्रोत है। नाइट्रोजन प्रदूषण का तात्पर्य पर्यावरण में मुख्य रूप से जल स्रोतों से, जैसे नदियों और झीलों में नाइट्रोजन यौगिकों की अत्यधिक मात्रा से है। नाइट्रोजन प्रदूषण के स्रोत, कृषि गतिविधियां नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक नाइट्रोजन आधारित उर्वरक की बढ़ती खपत है, जो उपयोग के दौरान भूजल को दूषित कर सकता है अथवा सतही जल स्रोतों में प्रवाहित हो सकता है। औद्योगिक प्रक्रियाएं, विनिर्माण प्रक्रियाओं के विशेष रूप से नाइट्रोजन आधारित रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन के दौरान पर्यावरण में नाइट्रोजन यौगिकों का उत्सर्जन होता है। उद्योगों में जो जीवाश्म ईंधन के दहन से भी वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है। पशुधन अपशिष्ट मुख्य रूप से खाद्य और पशुओं का मूत्र में अमोनिया जैसे नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पशुधन अपशिष्ट अनुचित भंडारण प्रबंधन से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सकती है, जल स्रोत दूषित हो सकते हैं तथा सुपोषण यूट्रोफिक्शन जो है में वृद्धि हो सकती है। पशुधन क्षेत्र वर्तमान में प्रतिवर्ष 65 टेराग्राम नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है, जो वर्तमान में कुल मानव प्रेरित नाइट्रोजन उत्सर्जन का 1/3 है। बायोमास दहन, जो वनागिन है और ईंधन के रूप में पशुओं के उपलों का इस्तेमाल करने से वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जन वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं और वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और जलवायु पर क्षेत्रीय एवं वैश्विक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी। उम्मीद है आज का जो हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा।
इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।